वॉइस करना है। दैट मीन्स अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस करना है, पैसिव वॉइस में तो है तो एक्टिव वॉइस करना है। अब इस 4 ऑप्शन दिए हैं, दैट इज़ द गुड पॉइंट कि ऑप्शन दिए हैं, अदरवाइज ऑप्शन नहीं दिए होते तो हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो। बट ही वॉज सेड टू बी इनोसेंट, he was innocent said by them, he was proved innocent, it was said that he was innocent। तो it was said that he was innocent is the correct answer। यूजुअली कैसे होता है, एक्टिव को अगर पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो ये जो फर्स्ट वर्ड है वो लास्ट में आ जाता है और यहाँ पे बाय देम होता है। तो ही वॉज इनोसेंट सेड बाय देम भी एक करेक्ट ऑप्शन है। बट अगर हम ग्रामेटिकल बात करेंगे तो ज़्यादा सही ये है, इट वॉज सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। आइडियली दोनों ऑप्शन में थोड़ा मुझे भी ये लग रहा था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो फिर बाद में मैंने गूगल पे भी देखा तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि इट वॉज सेड दैट ही वॉज इनोसेंट। नाउ सेकेंड इज शी टोल्ड मी डैश दैट शी हर पेरेंट्स एट द वीकेंड। तो विजिटेड हर पेरेंट्स, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है। कभी भी अगर क्वेश्चन में मिस्टेक हो ना तो वो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, बिकॉज ये है कि ये क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो और अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने अटेम्प्ट किया हुआ है चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो तो उसमें हमको मार्क्स मिलेंगी। अगर हमने अटेम्प्ट किया है और वो क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो वो लॉन्ग आंसर क्यों ना हो। शी टोल्ड मी दैट शी हैड विजिटेड हर पेरेंट्स, अभी ऑब्वियसली शी टोल्ड मी तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें दैट ही आएगा, बिकॉज शी टोल्ड मी दैट वो सेंटेंस वैसे ही है। एंड बिकॉज शी विजिटेड हर पेरेंट्स, शी ऑलरेडी विजिटेड हर पेरेंट्स, वो हो चुकी है बात, तो इसीलिए हैड आएगा, बिकॉज दैट इज द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये हो गई है, कंटिन्यूस टेंस नहीं है, वो विजिट कर नहीं रही है, दैट इज ऑलरेडी बीइंग डन। तो शी टोल्ड मी दैट शी हैड विजिटेड हर पेरेंट्स लास्ट वीकेंड। तो ये हैड, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश का ग्रामर ही है। नाउ चेंज द डिग्री के बारे में क्वेश्चन है, मतलब कंपैरेटिव चीज़ों के बारे में है ये। तो कंपैरिजन कब होता है, जब हम बोलेंगे कि रिचर, स्मार्टर, मतलब जब हम 3 ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब हम बेटर बोलते हैं, जब हम ई आर लगाते हैं, तब हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि शी इज़ बेटर देन हर, ही इज़ बेटर देन हिम, ही सिंग्स बेटर देन हिम। तो जब हम बेटर, जब ई आर का ऑप्शन, हमको ये समझना है कि जब भी हमें चेंज द डिग्री का क्वेश्चन आता है, मतलब कंपैरेटिव करने के लिए बोल रहा है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें ये जो रिच वर्ड है, जो भी क्वालिटी के बारे में बताया गया है उसको हमको कंपेयर करना है। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज अमेरिका। तो हमको रिच को रिचर बनाना है, रिचेस्ट नहीं बनाना है, कंपैरेटिव करना है हमको। चेंज द डिग्री मतलब वी हैव टू शो कंपैरिजन। हम ये नहीं बोल सकते कि अमेरिका इज रिचेस्ट इन द अमंग फ्यू कंट्रीज। तो हमको कंपैरिजन दिखाना है, डिग्री चेंज करनी है, उसकी जो भी सेंटेंस है उसकी डिग्री चेंज करनी है, उसका कंपैरिजन करना है। तो वी विल बी सेइंग अमेरिका इज रिचर देन अदर कंट्रीज। तो अमेरिका अदर कंट्रीज से रिचर है, तो हमने इस सेंटेंस की डिग्री चेंज की, उसको कंपैरेटिव में लेके आए। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। कि नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, उसमें बताया कि इंट्रोगेटिव करो उसको, मतलब उसको क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करो। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा ये क्वेश्चन है कि ही वॉज सेड टू बी इनोसेंट, इसको इंट्रोगेशन में कन्वर्ट करो। तो इंट्रोगेशन में करना मतलब क्या, कि इसमें ही क्वेश्चन पूछना ऐसा लगे, तो हम बोलेंगे ही वॉज सेड टू बी इनोसेंट कॉमा इजंट ही क्वेश्चन मार्क। तो वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये हमारे लीगल लैंग्वेज से लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस है। अ रिट which is issued by a superior court directing inferior court not to exercise jurisdiction which is not legally vested in। तो यहाँ पे है ना, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये हमने कल ही किए थे चारों रिट, रिट ऑफ सर्श्योररी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडमस एंड रिट ऑफ को वारंटो। तो एक फटाफट से मैं आप लोगों को इसका ये भी बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो सर्श्योररी क्या था ना, कि जब कोई प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी हो गई है, कोई इंफीरियर कोर्ट ने कोई ऑलरेडी
जो डिसीशन है वो दे दिया है, उसको अगर कोर्ट को करेक्ट करना है, अगर उसको किसी को करेक्ट करवाना है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट रिट ऑफ सर्श्योररी इशू कर सकती है उस कोर्ट के लिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अ रिट विच इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट, ऑब्वियसली सुपीरियर कोर्ट ही रिट इशू करेगी, एंड डायरेक्टिंग इंफीरियर कोर्ट नॉट टू एक्सरसाइज, मतलब यहाँ पे क्या कर रही है कोर्ट, बोल रही है कि ये वाला केस आप मत लो क्योंकि ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं है, तो ये केस आप मत लो। इसका मतलब क्या है कि केस हो नहीं चुका है, केस का डिसीजन नहीं आया है, इसीलिए ऐसे केसेस के लिए अगर हाई कोर्ट को रिट इशू करना होगा तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगी। तो इसको हम याद रखने के लिए ऐसे समझते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन मतलब क्या, केस चालू ही नहीं हुआ है उसके पहले ही अगर कोर्ट को बोलना है कि सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को, ऊपर वाली कोर्ट नीचे की कोर्ट को, अपने जो भी उसके नीचे कोर्ट होगी, इंफीरियर कोर्ट होगी, उसको बोलेगी कि आपके जुरिस्डिक्शन में केस नहीं आता है, यू शुड नॉट एक्सरसाइज, यू शुड नॉट डील विद सच केस। तो यहाँ पे अगर कोर्ट को ऐसा बोलना है तो वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशू करेगी। लेकिन अगर कोई केस ऑलरेडी इशू हो गया है और कोर्ट को क्वेश्चन पूछना है कि ये केस तुमने कौन से बेसिस पे लिया, ये केस का जो भी डिसीजन आया वो क्या आया, तो हमें उसका बताओ रीज़न, तो तब ऐसे केसेस में सर्श्योररी का रिट इशू होगा। तो प्रोहिबिशन और सर्श्योररी दोनों सेम ही है, बट ये है कि इसमें प्रिवेंशन है, प्रोहिबिशन में प्रिवेंशन है, सर्श्योररी में क्योर है, मतलब केस के होने के बाद उसको करेक्ट करने के लिए सुपीरियर कोर्ट एक रिट इशू करती है। केस के डिसीजन आने के पहले ही अगर कोर्ट डायरेक्ट करती है कि आप इस केस में एक्सरसाइज मत करो, इस केस के लिए डील मत करो, तो ऐसे केसेस में कोर्ट प्रिवेंशन कर रही है, उस केस को आगे ही नहीं बढ़ने दे रही है, इसीलिए उसमें रिट ऑफ प्रोहिबिशन आएगा। और है रिट ऑफ मैंडेमस, क्या होता है, ऑब्वियसली मैंडेमस तो इसमें आएगा ही नहीं और को वारंटो भी इसमें आएगा ही नहीं, हमने ऑलरेडी कल किया है, वो आप देख सकते हो। एंड अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, इन जूरे नॉन रेमोटा कॉजा सेड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर मीन्स, ये जो एक मैक्सिम है इसका मतलब क्या है एज पर लॉ, तो इसका मतलब ये है कि नॉट द रिमोट बट द प्रोक्सिमेट कॉज इज लुक्ड एट, मतलब पूरा जो दूर के ये है, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट, कोई भी केस अगर कोर्ट में चल रहा है तो लॉ क्या कहता है कि किसी का भी रिमोट कॉज मत देखो, रिमोट मतलब दूर का कॉज मत देखो, जो प्रॉक्सिमेट है, जो अभी नियर बाय फ्यूचर में होने वाला है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। कोई केस है तो उस केस में फ्यूचर में क्या हो सकता है वो नहीं, अभी अगर उसको जो नुकसान पहुंचा है इमीडिएटली उसका क्या इफेक्ट होगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना कि उस चीज़ को कि फ्यूचर में क्या होगा उस केस के जो भी कॉजेस है, जो भी उसका ये होगा, उस केस की वजह से जो भी कुछ नुकसान होगा, इंजरी होगी, तो वो जो इंजरी होगी वो फ्यूचर को ना देख के प्रॉक्सिमेट को देखा जाता है। तो जब हम ये देखेंगे नॉन रिमोटा सेड प्रोक्सिमा, तो हमको ये वर्ड से रिलेट करना चाहिए कि नॉट द रिमोट मतलब दूर के कॉज को नहीं देखेगा, बट द प्रॉक्सिमेट कॉजेस लुक्ड, जो नियर बाय कॉज है, जो अभी रिसेंट कुछ हो सकता है गलत, उसको देखता है कोर्ट। तो ये मैक्सिम का मीनिंग पूछी है, उसका आंसर ये है। नाउ नेक्स्ट मैक्सिम का मीनिंग पूछा है, एक्सियो पर्सनलिस मॉरिटोर कम पर्सोना मीन्स, इसका मतलब ये है कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, अगर किसी का कोई पर्सनल राइट है और वो बंदा खुद ही मर जाता है तो उसके साथ उसका वो राइट भी मर जाता है, ये एक मैक्सिम है और ये बट ऑब्वियस भी है। लेकिन ये कौन से केसेस में ज़्यादा यूज़ होता है, ये यूज़ होता है डिफेमेशन के केसेस में या असॉल्ट के केसेस में, क्योंकि जब वो बंदा ही नहीं रहा तो उसके लिए कोई दूसरा बंदा केस नहीं कर सकता है कि इसका तुमने डिफेमेशन किया था। डिफेमेशन के लिए आपका खुद का जिंदा होना ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी इंसान का मर्डर हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसके बिहाफ पे उसके जो लीगल ईयर्स होंगे या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोग उसके बिहाफ पे केस कर सकते हैं। बट अगर डिफेमेशन का केस है जहाँ पे कोई बोलेगा कि तुमने मेरा इंसल्ट कैसे किया, तुमने मेरी पेपर में मेरे लिए गलत कैसे छापा, तो ये जो राइट है ऐसे केसेस में केस करने का जो राइट है
वो राइट उस इंसान के ज़िंदा रहने तक ही उसको मिलता है, अगर वो इंसान मर गया तो वो राइट किसी के पास भी नहीं है। तो ये मैक्सिम यही बताता है कि पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, उस पर्सन के साथ ही उसका राइट खत्म हो जाता है। वो कहाँ यूज़ होता है वो पूछा नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया। बेसिकली इस मैक्सिम का मतलब ये है, यहाँ पे हमको रिलेट करने के लिए ये वर्ड्स मिल सकते हैं कि पर्सनलिस मॉरिटोर, मॉरिटोर मतलब डेथ, तो पर्सन के डेथ के साथ ही उसका जो पर्सनल राइट है वो खत्म हो जाता है। एंड नाउ द केसेस डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये जो केस है ना, ये बहुत बार लीगल लैंग्वेज के पेपर में आया है, मैंने 2-3 बार देखा था ये। तो हमको ये जो केस है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो दिस इज रिगार्डिंग दी डेथ इन दी कस्टोडियल लॉकअप। मतलब क्या हुआ था कि डी के बासु को कस्टडी में रखा गया था, और तब कस्टडी में रखने की वजह से जो भी उनकी जो है वो डेथ हो गई थी, जो अरेस्ट किया था, डिटेंशन किया था, उसके वजह से कस्टडी में रहते हुए ही डेथ हो गई थी। तो उसके बाद डी के बासु के केस के बाद ये चीज़ सामने आई कि क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए जब किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, तो जब किसी को डिटेंशन में रखा है तो क्यों है कि जो कस्टडी में है उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके साथ भी टॉर्चर नहीं कर सकते। तो रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ। कस्टडी में टॉर्चर ना हो, कस्टडी के दौरान किसी की डेथ ना हो, ऐसे केसेस को प्रिवेंट करने के लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो रूल्स से रिलेटेड है ये केस। तो अगर ऐसा डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल आता है तो हमको यही लिखना है कि डेथ इन कस्टोडियल लॉकअप। इस केस में क्या हुआ था, कस्टोडियल लॉकअप में डेथ हुई थी डी के बासु की, तो इस वजह से ये केस इससे रिलेटेड है। बेसिकली वो पूछ रहा है कि केस किस चीज़ से रिलेटेड है। अब एक्ट ऑफ गॉड इज नोन बाय द नेम, एक्ट ऑफ गॉड के लिए कौन से मैक्सिम एप्लीकेबल है। अब इसमें यह है कि 2 मैक्सिम जो है वो एक्ट ऑफ गॉड के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो विज मेजर मतलब जो सुपीरियर फोर्स है, जो मेजर है, जो सबसे सुपीरियर है, उसके वजह से कुछ एक्ट हुआ है तो वो ऑब्वियसली एक्ट ऑफ गॉड में आता है। फिर डैमनम फैटाले मतलब क्या है कि फैटल लॉस है कुछ, मतलब ऐसा कोई लॉस जो फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक की वजह से हुआ हो, जो कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ हो, जिसको हम एक्ट ऑफ गॉड डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक्ट ऑफ गॉड के डेफिनेशन, एक्ट ऑफ गॉड का अगर किसी को रिप्रेजेंट करना होता है लीगल मैक्सिम के थ्रू, तो ये 2 मैक्सिम्स यूजुअली यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे विज मेजर भी लिख सकते हैं, डैमनम फैटाले भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा करेक्ट आंसर ये होगा बिकॉज ये दोनों ही एक्ट ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। डैमनम सिने इंजुरिया तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है टॉर्ट्स में, फिर हम जब टॉर्ट करेंगे फिर से उसको करेंगे, बट हमें ये पता है कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। लेकिन विज मेजर और डैमनम फटाले जो है वो एक्ट ऑफ गॉड के रिलेटेड डेनिम्स हैं। वॉट डज दी वर्ड एमिकस क्योरा मीन्स, एमिकस क्योरा का मतलब होता है कोर्ट का दोस्त, द फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, जो कोर्ट को हेल्प करता है, वो चाहे इंटरनल एड हो, चाहे कोई पेपर्स हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कोई प्रेसिडेंस हो, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट डज द वर्ड एमिकस क्योरा मीन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का जो फ्रेंड हो। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ILR, तो ILR का फुल फॉर्म है इंडियन लॉ रिपोर्टर। वो कौन है, सीरीज ऑफ ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस होते हैं उसको जो रिपोर्ट करता है, जो भी ऑफिशियल्स रिपोर्ट करते हैं, वो इंडियन लॉ रिपोर्टर्स होते हैं। और यूजुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस जो होते हैं वो इसमें पब्लिश होते हैं। अकॉर्डिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ विकैरियस लाइबिलिटी अ मास्टर इज लाइबल फॉर अ wrongful एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट्स इज फिक्स्ड बाय मैक्सिम ऑफ। तो अगर कोई मास्टर कुछ गलत करता है, मत फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चला रहा है, तो अगर तब एक्सीडेंट होता है तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, मैं होंगी, बिकॉज वो अपने मर्जी से गाड़ी नहीं चला रहा है, मैं उसको बोल रही हूँ गाड़ी चलाने के लिए, तो मैं ओनर हूँ, तो आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ माई सर्वेंट। तो इसके लिए क्या मैक्सिम यूज़ होता है,
रेस्पोंडेंट सुपीरियर मतलब क्या कि उसने जो भी किया है, सर्वेंट क्या बोलेगा, जो भी मैंने किया उसका रेस्पॉन्स कौन देगा, मेरा सुपीरियर देगा, मतलब मेरा जो मास्टर है वो देगा, मैं जिसके पास जॉब कर रहा हूँ वो देगा। किसी कंपनी में कुछ अगर कुछ गलत होता है एम्प्लॉय से, तो उसके जो बॉस होते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको ही जवाब देना है। कोई भी एक्ट को, इनकम टैक्स को, जीएसटी को, किसी को वो नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं किया उसने किया है, उसको नहीं मालूम। बट इफ़ यू, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपने उसको एम्प्लॉयमेंट में रखा है, तो उस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो ये किस मैगजिम से इजीली समझा जा सकता है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। मतलब किसी भी लाइबिलिटी, विकरियस लाइबिलिटी है या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट है, उसके लिए अगर सर्वेंट से हुआ है तो उसके लिए रेस्पॉन्स कौन देगा, उसका सुपीरियर, उसका जो मास्टर है, उसका जो एम्प्लॉयर है, वो रेस्पॉन्स देगा। तो इसीलिए इस मैगजिम इसमें क्या रिलेट होता है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। नाउ डैश इज द एक्सटेंड ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। तो कौन सी हद है अथॉरिटी की जो कि कोर्ट को एडमिनिस्टर जस्टिस करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे कौन सी एक्सटेंड किससे पता चलेगी, उसको बाउंड्रीज बोलते हैं, लिमिटेशन बोलते हैं, कंप्लेंट बोलते हैं, या जुरिस्डिक्शन बोलते हैं। तो हमें पता है जुरिस्डिक्शन बोलते हैं कि इस जुरिस्डिक्शन में ये कोर्ट है, इस जुरिस्डिक्शन में आपकी ये एरिया जो है उसके लिए ये जुरिस्डिक्शन है, पर्टिकुलर एरियाज़ के लिए अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। मतलब जो जस्टिस करने वाली कोर्ट है, जो जस्टिस करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, वो पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के लिए एलोकेटेड है। तो उसको लॉ की लैंग्वेज में बाउंड्रीज नहीं बोलेंगे, उसको जुरिस्डिक्शन ही बोलेंगे। मालाफाइड क्या होता है, तो मालाफाइड मतलब गलत तरीके से, इन बैड फेथ, मिसलीड और फ्रॉड, ऑब्वियसली। तो इन बैड फेथ उसका आंसर है। नाउ dash is the legal order whereby a person is either restrained from doing an act or ordered to perform an act। तो ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, कि कल ही किया था कि इंजंक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोर्ट लीगल ऑर्डर दे सकती है, मतलब इंटरवेन कर सकती है बीच में, कि ऐसा आप करो या ऐसा मत करो, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पे कोई कॉम्पेंसेशन की बात नहीं होगी। कोर्ट बोल सकती है कि कल से तुम ट्रेसपासिंग मत करो, तुम्हें वार्निंग दिया जा रहा है, तुम ऐसा मत करो, तुम विदाउट जो है हेलमेट मत घूमो, जो भी कुछ है। अगर कोर्ट अगर कुछ लीगल ऑर्डर दे रही है किसी चीज़ का कि तुम्हें जो भी कुछ है ये परफॉर्म करना है, ये एक्ट, या फिर ये एक्ट परफॉर्म नहीं करना है, यू आर नॉट अलाउड टू गो टू समबडीज हाउस, या यू हैव टू गो टू दिस पर्सनस हाउस एवरी डे, व्हाट्सो एवर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। बट अगर ऐसा कोई ऑर्डर है जिसमें कोर्ट किसी को कुछ करने के लिए बोल रही है, टू परफॉर्म सम एक्ट और नॉट टू डू सम एक्ट, दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। ऑब्वियसली उसको उसमें सर्शोराय तो नहीं है, वो रिट भी नहीं है, ना ही ऑबिटर डिक्टम है वो, तो वो इंजंक्शन ही है। इवन इफ अगर एमसीक्यू दिया हुआ है तो ठीक है, एमसीक्यू नहीं भी दिया हुआ है, चॉइस नहीं भी दी हुई है, तो भी इसका आंसर समझ में आता है कि इंजंक्शन ही है। अ डिफेंडेंट्स रिटन डिफेंस और प्लीडिंग इज कॉल्ड, ये डिफेंडेंट का डिफेंस है। अगर प्लेंटिफ लिख रहा होता कंप्लेन तो उसको प्लेंट बोलते, बट ये डिफेंडेंट लिख रहा है, मतलब जिसके ऊपर केस हुआ है। मैं अगर बोल रही हूँ कि किसी बंदे के ऊपर, मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर मैं केस कर रही हूँ कि उसने जो है चोरी की है, तो मैं प्लेंट जो है प्लेंट लिख रही हूँ, कंप्लेन लिख रही हूँ। उसको कंप्लेन नहीं बोलेंगे, कंप्लेन हम कब बोलेंगे, जब वो क्रिमिनल होगा। लेकिन अगर सिविल अगर चीज़ है, मैं अगर बोल रही हूँ कि रॉबरी की है किसी बंदे ने, तो मैं ये प्लेंट लिख रही हूँ और मैं प्लेंटिफ हूँ, और जिसके अगेंस्ट मैं लिख रही हूँ मिस्टर ए के अगेंस्ट, तो वो डिफेंडेंट है। तो डिफेंडेंट जो राइटिंग में अपनी प्लीडिंग देगा, डिफेंडेंट जो राइटिंग में बताएगा कि मैंने ये नहीं किया है, या मैं तो यहाँ था, या जो भी वो स्टेटमेंट देगा, उसको क्या बोलेंगे, रिटन स्टेटमेंट। उसको एफिडेविट नहीं बोलेंगे, एफिडेविट इज डिफरेंट। कंप्लेंट की तो बात ही नहीं है, प्लेंट तो प्लेंटिव ही देता है, तो डिफेंडेंट क्या देता है, रिटन स्टेटमेंट। इन द साइटेशन 1997 AIRSCW04, व्हाट डज 04 स्टैंड फॉर। ये साइटेशन का कल ही हमने किया था एक एग्जाम्पल। तो ये 04 हमेशा पेज नंबर बताता है, ये बताता है कि कौन से कोर्ट में हुआ है, फिर ये बताता है कि किसने उसको रिपोर्ट किया है, कि ऑल इंडिया रिपोर्टर ने एडमिट किया, रिपोर्ट किया है, और फिर ये बताता है कि उसका ईयर क्या है, जो भी केस है उसका। तो यहाँ पे 04 जो है, दिस स्टैंड फॉर पेज नंबर। लॉयर्स कलेक्टिव
इज एडिटेड बाय, ये हमने प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग के सब्जेक्ट में किया था, इंदिरा जयसिंह वाला केस। कि इंदिरा जयसिंह के केस में ये था कि लॉयर्स कलेक्टिव जो बना था सीनियर एडवोकेट्स के लिए, सीनियर काउंसिल के लिए, तो वो इंदिरा जयसिंह के केस में था। तो इसीलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वी शुड नो अबाउट दिस थिंग कि इंदिरा जयसिंह के केस के बाद लॉयर्स कलेक्टिव जो है वो एडिट हुआ था, उसमें चेंजेस आए थे कि सीनियर काउंसिल कौन होंगे, सीनियर एडवोकेट्स कौन होंगे, उसके लिए क्या एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, वो सब। तो क्वेश्चन है कि लॉयर्स कलेक्टिव किसने एडिट किया था, तो इंदिरा जयसिंह ने किया था। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक जर्नल पब्लिश करती है, उसका नाम है इंडियन लॉ रिव्यू। ये कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंडियन बार रिव्यू के इंडियन लॉ रिव्यू, तो हमको याद रखना है कि इट इज़ इंडियन लॉ रिव्यू। व्हाट इज मीन्ड बाय रेशो डेसिडेंडी? रेशो डेसिडेंडी मतलब रैशनले ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने रैशनली ये डिसीशन दिया है। रैशनली मतलब माइंडफुली, उनको अपने दिमाग यूज़ करके, मतलब रैशनल बिहेवियर के साथ, उनके पास रीजंस है, जस्टिफिकेशन है कि क्यों ये डिसीशन दिया है। तो रेशियो डेसेंडी जो मैक्सिम है उसका मतलब ये है कि रैशनले ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने कोई डिसीशन दिया है तो उसके पीछे कोई रीज़न है। तो इसीलिए ये मैक्सिम यूज होता है कि देर इज सम रीजन इफ कोर्ट हैज़ गिवन सर्टन डिसीशन। आर्बिट्रेशन इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के गवर्न करता है आर्बिट्रेशन। तो वो तो ऑब्वियस है, बट हाँ ये पता होना चाहिए, अगर MCQ आता है तो हम और ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। बट आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 गवर्न्स द आर्बिट्रेशन इन इंडिया। नाउ कमिंग टू ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम अभी इसमें करेंगे। बिफोर दैट आई वांट टू कंप्लीट दिस 9 एंड 10 फटाफट से। तो ये क्या बोलता है 9, क्वेश्चन 9, बिकॉज ये इजी है, 9 और 10 क्वेश्चन बहुत इजी है। उसमें कैसा है कि एक पैसेज दिया है और उसके रिलेटेड हमको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो नाउ दिस ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखते हैं कि पैसेज क्या बोल रहा है। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, एक्ट 10 ऑफ 1994। तो ये एक्ट 10 ऑफ 1994 में जो है वो इनेक्ट हुआ है। मतलब क्या, ये एक्ट बना भले ही 1993 में है, बट ये एक्ट कब बना है, एग्जीक्यूट कब हुआ है, 1994 में। और रिसीव्ड, ये जो डेट होती है ना, इस दिन पे मतलब उसको एसेंट मिला है। एसेंट मिला है मतलब अप्रूवल मिला है, साइन मिली है। तो यहाँ तक हमको समझ में आया। इससे रिलेटेड ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द एक्ट। तो टाइटल ऑफ द एक्ट विल बी द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो इस क्वेश्चन का आंसर इधर ही है, इतना ही है। तो इसको तो अटेम्प्ट करना भूलना ही मत, बहुत इजी मार्क्स है। सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द एसेंट वाज रिसीव्ड फॉर दिस एक्ट। तो ये है, यहाँ पे ही दिया है 8 जनवरी 1994। तो इस दिन पे उसका एसेंट मिला होगा, अप्रूवल मिला है, तभी ही उस दिन वो पब्लिश हुआ है। एंड एक्ट to provide for constitution of human rights, national human rights commission, state human rights commission in states and human rights courts for better protection of human rights and for matters connected therewith or incidental thereto। तो ये एक्ट क्या बताता है? तो अगर पर्पस पूछेंगे क्वेश्चन में तो हमें ये बताना है एन एक्ट to provide for constitution of National Human Rights Commission, State Human Rights Commission and Human Rights Court। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ये एक्ट किस लिए करता है, व्हाट इज द पर्पस? फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बेसिकली फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर कोर पर्पस पूछेंगे तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स करने के लिए ये एक्ट बना है। और इसलिए बना है टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स के लिए। नाउ फॉर द मैटर्स कनेक्टेड हेयर विथ, जो कनेक्टेड होंगे मैटर्स, ह्यूमन राइट से कनेक्टेड होंगे या ह्यूमन राइट से इंसिडेंटल होंगे, उससे जुड़े हुए होंगे या उससे कनेक्टेड होंगे, तो वो सारे केसेस इसमें आएंगे। बी इट अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन
44th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो एनेक्टमेंट डेट अगर पूछेगा तो हम बोलेंगे कि 44th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो 44th ईयर, इंडिया के रिपब्लिक होने के 44th ईयर में ये इनेक्ट हुआ है। तो एनेक्टमेंट डेट ये है, असेंटमेंट डेट ये है, दोनों में डिफरेंस है। असेंटमेंट डेट कौन सा है? 8 जनवरी 1994। और अगर अनेक्टमेंट डेट पूछेंगे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है अनेक्टेड, हमको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, दिया ही हुआ है कि अनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन 44th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब शॉर्ट टाइटल, अगर इसका शॉर्ट टाइटल बोलेंगे तो द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। एक्सटेंड, एक्सटेंड क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अभी यहाँ पे शॉर्ट टाइटल पूछा तो भी यहाँ पे उसका आंसर दिया है, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। फिर एक्सटेंड पूछा, यहाँ पे पूछा ही है क्वेश्चन में एक्सटेंड, तो एक्सटेंड कहाँ तक ये एप्लीकेबल है? इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। अब कमेंसमेंट कब हुआ है? इट शैल बी डीम्ड, ये कमेंसमेंट ऑफ स्टैट्यूट भी हमने पढ़ा था जब जिस दिन हमने स्टैट्यूट पढ़ा था, तो स्टैट्यूट में ये बताया गया था कि स्टैट्यूट कमेंस कब से होंगे, लागू कब से होंगे, वो उस स्टैट्यूट में ही लिखा होता है। अगर नहीं लिखा होता है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो उसी दिन से एप्लीकेबल हो जाएगा जिस दिन से उसको एसेंट मिला है। ये अगर डेट नहीं दी होती तो हम ये समझ के चलते कि ये इसका कमेंसमेंट, इस लॉ का, इस स्टैट्यूट का कमेंसमेंट 8 जनवरी 1994 को है। बट ये बताया गया है कि इट शैल बी डीम टू हैव बीन कम इन टू फोर्स ऑन 28th डे ऑफ सितंबर 1993। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमेंसमेंट कब हुआ, तो हमको कमेंसमेंट वही लिखना है, इट इज़ डीम टू हैव बीन कम इन टू फोर्स ऑन 28th डे ऑफ सितंबर 1993। तो वहाँ पे उस एक्ट में ही दिया हुआ है इसीलिए लिखा है। ये नहीं लिखा होता तो कमेंसमेंट हम तब भी यही लिखते हैं, इट्स डीम्ड, क्योंकि ये अज्यूम कर रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं हम कि डीम टू हैव बीन केम इनटू फोर्स ऑन 8 जनवरी 1994, दैट इज द डेट ऑन विच एसेंट वाज रिसीव्ड, ऐसा लिख के आते हम। तो ये क्वेश्चन हो गया, इतना सिंपल है और अच्छे खासे मार्क्स के लिए आता है आई बिलीव। नाउ उसके बाद वाला क्वेश्चन ये है कि ये पैराग्राफ पढ़ो और उसके रिलेटेड आंसर्स लिखो। तो पैराग्राफ में फटाफट क्विकली पढ़ती हूँ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर कंट्रीज बिकॉज वेरियस फैक्टर्स सच एज साइज, culture, history, geography, natural endowments, geopolitics, and internal polity came into play. There are some goals which can be achieved by smaller countries, but sometimes smaller countries find it difficult to embark upon certain big technological plans even if they have the funds because the size of the domestic market is too small. If we consider the bigger countries, the closest comparison to India is China. Though there are many crucial differences, the Chinese vision is to prepare the country for entry into the ranks of mid-level developed nations by the middle of the 21st century. Acceleration of the nation's economic growth and the social development by relying on the advances in the science and technology is pivotal in this. तो ये क्वेश्चन है, ये पैसेज है। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्री, व्हाई कंपैरिजन बिटवीन द टू कंट्रीज बिकम्स डिफिकल्ट? इसका आंसर इधर ही दिया है। It is difficult to compare countries because various factors such as size, culture, history, geography, natural endowments, geopolitics, and internal polity came into play. बस यहाँ से ही हमको कॉपी पेस्ट करके आंसर लिख लेना है। What is the goal of China to be accomplished by the middle of 21st century? तो चाइना का विजन क्या है, व्हाट इज़ द गोल? अब यहाँ पे वर्ड लिखा है गोल, बट हमको समझना है कि गोल और विजन एक ही बात होती है। तो यहाँ पे हमको यहाँ आंसर मिल रहा है, द चाइनीज़ विजन इज़ टू प्रिपेयर द कंट्री फॉर एंट्री इनटू रैंक्स ऑफ मिड लेवल डेवलप्ड नेशंस बाय द मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी। तो ये यहाँ पे मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी भी एक कनेक्शन है जहाँ से हम ढूंढ सकते हैं कि मिडिल ऑफ 21st सेंचुरी में चाइनीज़ का विजन क्या है। तो यहाँ से ये विजन हमको देख के लिखना है, दैट्स इट। तो पैसेज अगर आया तो इट्स वेरी वेरी ईजी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आते हैं हम ये वाले पॉइंट पे जो ये क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि ये 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं। एक्सप्लेन द मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटोर। द लैटिन मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटोर
ट्रांसलेट्स द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि खुद ही वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है। द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इट्स अ लीगल डॉक्ट्रीन इन टॉट लॉ, particularly negligence, where the facts and circumstances surrounding an injury or accident allow the court to infer that the defendant was negligent। मतलब जो सामने दिख रही है केस कि वो डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है, कोर्ट को जो है वो सर्कमस्टेंसेस ऐसे फैक्ट्स दिख रहे हैं कि कोर्ट वो बता सकती है कि यहाँ पे रेस इप्सा लोकेटोर जो है वो मैक्सिम एप्लीकेबल है, बिकॉज वो सामने ही दिख रहा है कि प्लेंटिफ कुछ बोले या ना बोले। ऐसे केसेस में जो चीज़ें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, तो ऐसे चीज़ों में किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट खुद ही बोलती है कि यहाँ पे ये मैक्सिम एप्लीकेबल होगा। वेयर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग एन इंजुरी और एक्सीडेंट अलाउ द कोर्ट टू इन्फर दैट द डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट। तो कोर्ट को अगर लगता है कि वो डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है, उसको समझ में आ रहा है, विदाउट रिक्वायरिंग द प्लेंटिफ टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। तो प्लेंटिफ कुछ नेग्लिजेंस की बातें बताए या नहीं बताए, या डिफेंडेंट कुछ बताए या नहीं बताए, उसके पहले ही अगर कोर्ट को लगता है कि वो लिटरली दिख रहा है, वो समझ में आ रहा है कि द डिफेंडेंट इज नॉट गिल्टी, तो द डॉक्ट्रिन अप्लाई टिपिकली व्हेन the accident is of kind that does not ordinarily occur without someone's negligence। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसको डिफेंडेंट को जो है वो गुनहगार समझ के छोड़े या उसको बेगुनाह समझ के छोड़े। तो यहाँ पे जब कोर्ट को लगेगा, उनको समझ में आ रहा है कि ये जो डिफेंडेंट है उसकी ही गलती है, प्लेंटिफ को कोई सबूत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर भी ये मैक्सिम अप्लाई होता है। रेस इप्सा लेक्वेटोर मतलब वो थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। उसमें समझ में ही आ रहा है कि इसमें ड्राइवर की गलती किए बिना एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे केस में कोर्ट प्लेंटिफ के सबूतों की राह नहीं देखेगी कि वो प्लेंटिफ सबूत पेश करे उसके बाद मैं उसको सज़ा दूँ। तो जो केसेस अंडरस्टूड हैं, जो सामने दिख रहे हैं कि वो इसमें यही होता है, तो ऐसे केसेस में जो एक्सीडेंट इज ऑफ, जैसे कि यहाँ पे बताया द एक्सीडेंट इज ऑफ अ काइंड दैट इज नॉट ऑर्डिनरीली ऑकर, ऐसा कोई एक्सीडेंट जो ऑर्डिनरीली नहीं होता है विदाउट समवंस नेग्लिजेंस, किसी के नेग्लिजेंस के बिना वो हो ही नहीं सकता। मतलब नेग्लिजेंस हुआ है, गलती हुई है। द इंस्ट्रूमेंटली और कॉज ऑफ एक्सीडेंट वॉज अंडर द एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट। मतलब डिफेंडेंट चाहता तो उसको कंट्रोल कर सकता था, उसके खुद के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में था, बट उसने कंट्रोल नहीं किया। इसीलिए प्लेंटिफ जो है वो उसको कुछ एक्सीडेंट के लिए सबूत लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे केसेस में कोर्ट सिंपली उसको सज़ा दे देती है डिफेंडेंट को, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि डिफेंडेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो सज़ा होनी चाहिए। और इसका रिवर्स भी हो सकता है, कोर्ट को पता चल रहा है कि इसमें डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है, इस केस में डिफेंडेंट जो है उसको नहीं पता था या उसने नहीं किया है जो भी कुछ है, तो जहाँ पे ये मैक्सिम अप्लाई होगा वहीं पर ही अप्लाई होगा। कहीं पर भी जाके वो एडवोकेट नहीं बोलेंगे कि रेस इप्सा लिक्विटोर एप्लीकेबल है, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जहाँ पर सच्ची में सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट ऐसे हैं कि समझ में आ रहा है कि थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ओनली देन दिस मैक्सिम विल बी अप्लाइड। नाउ एक्सप्लेन द मैक्सिम्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड कौन से मैक्सिम्स यूज़ होते हैं। नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि नेचुरली, जैसे कि एक नेचुरल जस्टिस ये है कि कोई खुद के केस के लिए खुद ही जज नहीं बन सकता है। तो वैसे ही ऐसे और दो नेचुरल जस्टिस के ये है जो हम लोग इसमें देखेंगे। तो नेचुरल जस्टिस रेफर्स टू फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रोसीजर that every administrative agency और court must observe in deciding cases। अगर कोई भी कोर्ट को या किसी भी एजेंसी को केस पे डिसीशन देना है, डिसाइड करना है, तो ऐसे केसेस में एक फंडामेंटल रूल है, एक प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना चाहिए कोर्ट्स को या किसी भी अथॉरिटी को जो डिसीजन दे रही है उसको कोई रूल फॉलो करने हैं। और वो रूल क्या होंगे? नेचुरल जस्टिस के रूल होंगे। तो प्राइमरीली दो ऐसे मैक्सिम हैं जो नेचुरल जस्टिस के लिए रिलेटेड है। तो एक तो ये जो अभी हमने किया नेमो जुडिक्स, जो अभी मैंने कहा नेमो जुडिक्स इन
कॉजा सुआ, मतलब नो वन शुड बी द जज इन देयर ओन कॉज. No one should be the judge in his own cause. This maxim guarantees impartiality. Obviously अगर मेरा ही खुद का केस है और मैं खुद ही जज बनूंगी तो मैं पार्शियलिटी तो करूंगी ही. तो इम्पार्शलिटी ना हो, इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस है. मतलब नेचुरली ये बात समझ में आती है, एक फंडामेंटल रूल की तरह समझ में आती है कि कोई खुद के लिए खुद जज नहीं बनेगा. द मैक्सिम गारंटीज इम्पार्शलिटी, फ्रीडम फ्रॉम बाइज इन डिसीशन मेकिंग प्रोसेस. तो डिसीशन मेकिंग प्रोसेस में भी बाइज्ड ना हो, पार्शलिटी ना हो, इसीलिए ये नेचुरल जस्टिस जो है उसका फंडामेंटल रूल है. दूसरा है ऑडी अल्टरम पार्टम, हियर द अदर साइड. ऑडी मतलब ऑडियो, तो ऐसे हमको याद करना है. हियर द अदर साइड तो मतलब क्या है कि कोई, ये मैक्सिम ये बताता है कि हर इंसान को, द मैक्सिम इंश्योर्स दैट नो पर्सन इज कंडेम्ड अनहर्ड. कोई भी अनसुना नहीं छोड़ा दिया जाए, छूट जाएगा. सबको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, सबको चांस मिलेगा कि उनको भी सुना जाएगा. ऐसा नहीं कि उसकी बात ही नहीं सुनी कोर्ट ने. तो ये नेचुरल जस्टिस है, ये फंडामेंटल रूल है कि बेसिक्स एक तो ये है कि कोई खुद के केस में खुद जज नहीं होगा, और दूसरा सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनकी भी बात सुनी जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो हियर द अदर साइड, तो ऑडी अल्टरम पार्टम, तो इसको ऑडी से हमको रिलेट करना है. ऑडी मतलब ऑडियो, तो हियर द अदर साइड, दूसरे साइड की भी बात सुनो. नाउ इट encompasses the right to notice of the allegations, the right of a fair hearing, and the right to present evidence and cross examine witness. तो सबको हक है बोलने का, तो पता चलेगा, फेयर हियरिंग होगी, सामने वाले की बात सुनेंगे, सामने वाले के एलिगेशंस पे उसकी क्या बात है, उसको क्या अपने बचाव में बोलना है वो सुनेंगे. तो ही क्रॉस एग्जामिनेशन जो कोई करेंगे, तो इसीलिए होता है कि हर एक विटनेस को दोनों लोग, दोनों साइड के जो एडवोकेट्स होते हैं वो एग्जामिन करते हैं, दोनों उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो ये इसीलिए ही है बिकॉज ये मैक्सिम जो है वो नेचुरल जस्टिस में आता है, दैट इज हियर द अदर साइड, ऑडी अल्टरम पार्टम. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट राइट अबाउट द वन इंडिया वन पीपल. तो एक्सप्लेनेशन ये है इसका, वन इंडिया वन पीपल इज अ स्लोगन और कंसेप्ट often used in context of Indian nationalism and unity. तो इंडियन नेशनलिज्म और यूनिटी के बारे में वो समझ में आ रहा है कि यूनिटी के बारे में ही बात हो रही है. इट emphasizes the idea that despite the vast डाइवर्सिटी इन कल्चर, जो हम बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इतनी यूनिटी है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी विभिन्नता में एकता. वास्ट डाइवर्सिटी इन कल्चर, लैंग्वेजेस इतने अलग अलग हैं, रिलीजन अलग है, रीजन्स अलग हैं. ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल यूनिफाइड नेशन एंड पीपल. सब लोग एक ही यूनिफाइड नेशन में एक ही खुद को एक ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं खुद को कि हम एक ही हैं. तो ये यूनिटी है, वन इंडिया वन पीपल. इंडिया के लोग, इंडिया एक ही है और इंडिया के लोग भी एक ही हैं आपस में. दिस प्रिंसिपल इज फाउंडेशनल टू दी सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक आइडियल्स. जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो उसमें डाले हुए हैं, इनकैप्सुलेट किए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो वो वन इंडिया वन पीपल से ही मोटिवेटेड है. प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी अमंग ऑल सिटीजन्स. तो इस पे हम और भी बड़ा आंसर लिख सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन दी मार्क्स कितना पूछा है. तो ये तो सिर्फ मैंने रफ आइडिया दिया है कि क्या लिखना चाहिए, तो इसको तो हम एलॉबरेट कर सकते हैं, उस पर ऐसे भी लिख सकते हैं. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ रिपोर्ट. तो लॉ रिपोर्ट क्या है, लॉ रिपोर्टर जो होते हैं वो लॉ रिपोर्ट करते हैं. लॉ रिपोर्ट है क्या, लॉ रिपोर्ट पब्लिकेशंस हैं जो भी कोई केस हुए हैं, ताकि आगे की लोगों को, आगे के जज, आगे के एडवोकेट्स को, या इवन फ्यूचर में आने वाले जजेस को भी पता चले कि ऐसे केस में जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, उन्होंने क्या डिसीजन लिए थे, जुडिशल डिसीजन क्या लिए थे, इस केस में क्या डिसीजन लिया था.
तो उन जो पहले केसेस हुए हैं उनके डिसीशंस जो होते हैं उनको प्रेसिडेंस बोला जाता है। तो प्रेसिडेंस को देखकर ही नए डिसीशंस जो है वो लिए जाते हैं कि ऐसे केस, ऐसे सिमिलर केस में कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया था, पर्टिकुलर केस के इसमें हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, तो वो उसको प्रेसिडेंस बोलते हैं। तो प्रेसिडेंस को फॉलो करके ये केस में ये होता है। अब ये प्रेसिडेंस हम तक आएंगे कैसे? तो प्रेसिडेंस हमारे पास तब इसीलिए ही आ पाते हैं बिकॉज वो पब्लिश होते हैं। और उसे पब्लिश कौन करता है? जो होते हैं लॉ रिपोर्टर्स। लॉ रिपोर्टर्स लॉ रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और उस लॉ रिपोर्ट में और कुछ नहीं होता, उस लॉ रिपोर्ट में यही होता है जो भी जुडिशल डिसीशंस हुए हैं, जो भी जुडिशल डिसीशंस इशू हुए हैं, डिसीशंस आए हैं, अवार्ड्स आए हैं, डिक्रीज आई हैं, वो सारे उसमें पब्लिश होते हैं। लॉ रिपोर्ट्स आर पब्लिकेशंस containing judicial decisions or judgments of court which are significant because they often establish precedents। वो precedents हो जाते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए। मतलब लोअर कोर्ट के पास ऐसा कोई डिसीजन, कोई केस आया तो उनको सीधा प्रेसिडेंट ही देखना है कि पर्टिकुलर सो एंड सो केस में ऐसा डिसीजन आया था, तो वी आर बाउंड टू फॉलो दैट। तो वो उनको ईजी हो जाता है जजमेंट देने के लिए। देयर इम्पोर्टेंस लाइज इन प्रेसिडेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? लॉ रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि लॉ रिपोर्ट में पब्लिकेशन होते हैं जुडिशियल डिसीशंस, और मेन तो ये है कि वो एज ए प्रेसिडेंट यूज़ हो सकते हैं। दे प्रोवाइड अ रिलायबल एंड अथॉरिटिव रिकॉर्ड ऑफ केस लॉ। जो लॉ रिपोर्ट्स होंगी ना, उसमें जो प्रेसिडेंट दिया होगा वो रिलायबल है, क्योंकि एग्जैक्टली जो भी डिसीजन दिया होगा विदाउट एनी मैनिपुलेशन वो उसमें रिपोर्ट होता है। दे प्रोवाइड अ रिलायबल एंड अथॉरिटेटिव, जो अथॉरिटी है वो ही पब्लिश करती है, कोई भी नहीं अपने हिसाब से गूगल पे पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, वैसा नहीं है। अथॉरिटी पब्लिश करती है और रिलायबल है वो सोर्स, और वो केस एग्जैक्टली दिया होता है अलॉन्ग विद द डिसीजन कि क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, फाइंडिंग्स क्या है, फिर उसमें कुछ अपील था कि नहीं, जो भी उसका केस का पूरा समरी है, हिस्ट्री है, वो सब होता है। तो अथॉरिटिव रिकॉर्ड ऑफ केस लॉ विच इज़ क्रूशल फॉर द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डेसिसिस। स्टेयर डिसीसिस का मतलब है द लीगल प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग पॉइंट्स इन लिटिगेशन अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। तो अगर किसी को पॉइंट्स लिटिगेशन के टाइम पे पॉइंट्स को रेफर करना है कि कौन से पॉइंट्स के बिहाफ पे पहले के केस को रेफर करके हम नया वाला केस प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसिस। मतलब ऐसे पॉइंट्स को डिसाइड करना, ऐसे पॉइंट्स को असेंबल करना जो कि अभी के लिटिगेशन में हेल्प करे बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रेसिडेंस। नाउ और एक दूसरा बेनिफिट है लॉ रिपोर्ट्स का कि कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी है। दे इंश्योर कंसिस्टेंसी, मतलब लॉ रिपोर्ट जैसे ही कोई भी जुडिशल केसेस होते हैं तो उसका लॉ रिपोर्ट बनता है, तो ये कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं एक बार हुआ फिर नहीं होगा एक महीने तक, तो वो हमेशा ही लॉ रिपोर्ट पब्लिश होती रहती है। सर्टनिटी भी रहती है बिकॉज इट इज़ सर्टन, एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉ अक्रॉस सिमिलर केसेस। अगर सिमिलर केसेस हैं तो सबको पता है कि इस केस में ये डिसीजन आएगा, तो प्रेडिक्टेबिलिटी भी लॉ रिपोर्ट की वजह से मिलती है। लोगों को पता है कि ऐसे केसेस में तो यही होता है, ऐसे केसेस में तो वुमेन ही जीती है, ऐसे केसेस में तो जो एम्प्लॉई होगा वो ही जीतता है। तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी मिल जाती है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन अक्रॉस सिमिलर केसेस के लिए। तो कंसिस्टेंसी मिलती है, प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है, और प्रेसिडेंस मिलते हैं। और लीगल रिसर्च जिनको करनी है उसके लिए भी बहुत काम की चीज़ है लॉ रिपोर्ट्स। दे आर असेंशियल टूल्स for lawyers, judges, and legal scholars to research the current state of law and cite relevant authorities in arguments and judgments। तो legal research, lawyer, judges, legal scholars किसी को भी करनी है उनके लिए important है। Now what is the difference between discharge and acquittal? ये बहुत important term है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द एक्विटल। तो डिस्चार्ज क्या है पता है कि अगर किसी को कोर्ट ने ट्रायल के शुरू होने से पहले ही उसको बोल दिया कि उसको छोड़ दिया, मतलब डिस्चार्ज कर दिया उसको, जैसे कहीं से डिस्चार्ज हॉस्पिटल से मिल जाता है, वैसे समझ लो कि कोर्ट से उसको डिस्चार्ज कर दिया ट्रायल होने से पहले ही।
ट्रायल होने के बाद अगर किसको डिस्चार्ज किया, मतलब उसको बोला कि जाओ, कि तुम जो है ट्रायल हो गया, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट आ गई, उसके बाद कोर्ट को लगता है ये उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, तब उसे एक्विटल कहा जाएगा। एक्विटल जनरली डबल जियोपार्डी के केसेस में भी होता है। व्हाट इज डबल जियोपार्डी? डबल जियोपार्डी मतलब किसी एक केस के लिए, किसी एक गुनाह के लिए डबल, दो बार उसको डेंजर में डालना, मतलब दो बार उसको सज़ा मिलना। तो एक गलती के लिए दो बार सज़ा नहीं मिल सकती है, तो उसको डबल जियोपार्डी को बचने के लिए, मतलब डबल जियोपार्डी ना हो, किसी बंदे को अगर एक बार एक किसी गुनाह के लिए 10 साल की सज़ा हो गई है, फॉर एग्जांपल अगर उसको 10 साल की सज़ा मिलनी थी तो 10 साल की हो गई है, उसके बाद और भी कंटिन्यू चली जा रही है, तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी ना हो इसलिए एक्विटल देती है कोर्ट। तो डिस्चार्ज एंड एक्विटल आर बोथ टर्म्स यूज्ड इन क्रिमिनल लॉ। यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की ही बात चल रही है, बट दे ऑकर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रायल एंड हैव डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। दोनों अलग अलग ट्रायल के स्टेज पे चलती है और दोनों के इम्प्लीकेशंस भी अलग हैं। तो हमें पता है कि दोनों का स्टेजेस अलग है, बिकॉज डिस्चार्ज जो होता है वो ट्रायल शुरू होने से पहले ही अगर डिस्चार्ज हुआ कोई तो वो डिस्चार्ज है, और अगर केस के फुल ट्रायल होने के बाद अगर उसको रिहाई मिल रही है तो वो एक्विटल है। अ डिस्चार्ज टिपिकली हैपन्स बिफोर द ट्रायल कंक्लूड्स। तो ट्रायल कंक्लूड होने से पहले ही, ट्रायल चल रहा है, फॉर एग्जांपल ट्रायल शुरू भी हो गया या फिर शुरू होने से पहले, या ट्रायल शुरू है और चल रहा है, इवन फॉर्मली बिगिंस, स्टार्ट हुआ है, ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस अ कोर्ट में डिस्चार्ज एन अक्यूज्ड पर्सन। कोर्ट अक्यूज पर्सन को, जिसके ऊपर जो भी गुनाह बोला गया है, जो डिफेंडेंट है, जो अक्यूज पर्सन है, उसको कोर्ट डिस्चार्ज कर सकती है इफ एविडेंस प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूशन इज डीम्ड इनसफिशिएंट। तो जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस दिया है वो सफिशेंट नहीं है और कोर्ट को लगता है कि उसको चार्जेस ये नहीं लगने चाहिए उसके ऊपर, और कोर्ट को लगता है कि ये जो अक्यूज्ड है उसको जाने दिया देना चाहिए क्योंकि वो सफिशेंट एविडेंस नहीं है उसके खिलाफ। तो कोर्ट ये केस पूरा ख़त्म होने के बाद उसको बोलेगी कि भाई नहीं, तुम बेगुनाह हो और चले जाओ, तो वहाँ तक नहीं रुकेगी कोर्ट। अगर उसको श्योर है, उसे लग रहा है कि ये जो सफिशेंट नहीं है उसके पास कोई भी एविडेंस सामने वाले के पास, तो कोर्ट ट्रायल ख़त्म होने के पहले भी किसी अक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज दे सकती है। The accused is let go, but the case can potentially be reopened. लेकिन accused को अभी जाने दिया जा सकता है, बट लेकिन वो अगर प्रोसिक्यूशन वाला बाद में कोई एविडेंस लेके आता है तो उस केस को वापस रीओपन किया जा सकता है। ओके, नाउ व्हाट इज एक्विटल? एन एक्विटल ऑकर्स आफ्टर द फुल ट्रायल हैज़ टेकन प्लेस। पूरा ट्रायल हो गया कोर्ट में, एडजुडिकेशन, डिस्कशन, ये वो डिबेटिंग सब कुछ, एंड कंक्लूडेड अ फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन भी आ गया। द अक्यूज्ड इज फाउंड नॉट गिल्टी, और अक्यूज जो है वो नॉट गिल्टी बताया गया ऑफ द चार्जेस बेस्ड ऑन एविडेंसेस प्रेजेंटेड इन कोर्ट। तो कोर्ट में जो भी एविडेंसेस आए, पूरा फाइनल वर्डिक्ट होने के बाद वो नॉन गिल्टी बताया गया। तो एक्विटल इज फाइनल डिटर्मिनेशन एंड जनरली बार्स अ सब्सिक्वेंट प्रोसिक्यूशन ऑफ सेम ऑफेंस। तो एक्विटल तो ये हुआ कि बाद में उसको तो निकालेंगे ही, जब वर्डिक्ट आ जाएगी कि वो गिल्टी नहीं है तो उसको निकालेंगे, बट कभी कभी ये भी होता है कि सेम ऑफेंस के लिए फिर से प्रोसिक्यूशन ना हो, डबल जियोपार्डी ना हो, उस केसेस में भी एक्विटल का यूज़ होता है। बेसिकली डिस्चार्ज एंड एक्विटल दोनों में ही, दोनों का मतलब ही ये है कि जो एक्यूज है उसको छोड़ देना, वो चला, मतलब उसको रिहा करना। बेसिकली डिस्चार्ज कब होगा? जब ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है, ट्रायल चल रहा है, डिसीजन नहीं आया है। एक्विटल कब होगा? जब डिसीजन आ गया है, एंड इन द केस ऑफ डबल जियोपार्डी। राइट ए शॉर्ट नोट या शॉर्ट ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एजुकेशन। तो लीगल एजुकेशन पे ऐसे लिखना है, तो शॉर्ट में है, मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो। अ लीगल एजुकेशन इज़ वाइटल फॉर फॉस्टरिंग अ जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी। मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट एक ऑर्डरली सोसाइटी के लिए, जस्टिस वाली सोसाइटी के लिए। इट्स नॉट ओनली ट्रेन्स फ्यूचर लॉयर्स एंड जजेस बट ऑल्सो
instills an understanding of rights and responsibilities among citizens. A strong legal education system ensures the law of rule is upheld, protect human rights, and provides mechanism for resolving disputes peacefully. It equips individuals and critical thinking, analytical reasoning, and ethical judgment skills, which are essential for navigating complex social and economic interactions. By producing competent legal professionals, legal education strengthens the judicial system and promote access to justice for all members of society. मैं ये notes दे दूँगी आपको, क्योंकि लीगल एजुकेशन रिलेटेड कुछ ऐसे या कुछ और भी आता है जिसमें हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज के गाइडलाइंस, लास्ट नहीं है, हाँ लास्ट, सेकंड लास्ट है, सॉरी. गाइडलाइंस इन विशाखा केस. तो क्वेश्चन बस इतना ही दिया है कि विशाखा केस का गाइडलाइन बताओ. अब ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो हमें पता होना चाहिए. मैं भी पहली बार ही पढ़ूंगी. इन लैंडमार्क जजमेंट ऑफ विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का केस है. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया laid down the comprehensive guidelines to prevent and address sexual harassment of women in workplace. तो वर्क प्लेस में सेक्शुअल हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ये केस लैंडमार्क है उसके लिए. दीज गाइडलाइंस बाइंडिंग अंटिल स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वॉज एनेक्टेड. तो ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जो है वो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन अनेक्ट हुआ, दैट इज सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में आया. तो ये तो 13 में आया, उसके पहले 1997 में ऐसा केस हुआ था. उसके बाद में उनको लगा कि स्पेशल गाइडलाइंस होनी चाहिए वर्क प्लेस से रिलेटेड वुमेन सेफ्टी के लिए. तो डेफिनेशन इसका क्या है? डिफाइनिंग सेक्शुअल हरासमेंट टू include unwelcome act like physical contact or demand for sexual favors, sexually colored remarks, जो भी दिया है वो. तो डेफिनेशन उसका यही है. एम्प्लॉयर ड्यूटी मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर्स टू प्रिवेंट सेक्शुअल हरेसमेंट एंड प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट. सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वुमेन को, तो ये एम्प्लॉयर का ड्यूटी है एज पर दिस विशाखा केस. कंप्लेंट्स कमिटी होनी चाहिए हर एक ऑफिस में. अभी तो पॉश भी आया है, तो requiring the establishment of an internal complaints committee in all organization to investigate complaints. Now awareness, mandating awareness campaigns and disciplinary action against offenders. तो offenders के against action लेना और कैंपेन बनाना, अवेयरनेस करना ऑफिस में, वर्क प्लेसेस पे, ताकि वुमेन सेफ्टी जो है वो इंटैक्ट रहे. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग साइटेशन. तो ये एक केस दिया है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, AIR 1981 SC 487. तो यहाँ पे ये है कि ये मैंने कुछ और ही लिखा है, ये मैंने उसका रिलेटेड लिख लिया है. ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है साइटेशन पूछ रहा है. साइटेशन मतलब उसके बारे में बताओ. तो ये केस क्या है? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है. एंड उसके बाद है ये क्वेश्चन, हम देखते हैं, रुकिए. ये रहा अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब. तो यहाँ पे ये केस इन दोनों के बिटवीन है. फिर ये रिपोर्ट किसने किया है? AIR ने किया है. फिर ये कौन से ईयर का है? 1981 का है. किसने ये केस को मतलब डिसीजन दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. पेज नंबर ये 487 क्या है? ये पेज नंबर है. तो जब साइटेशन पूछा जाएगा तो हमको इसके बारे में डिटेल्स यही लिखनी है कि ये पेज नंबर है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब हर चीज़ की मीनिंग लिखनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था और ये 1981 का है. पार्टीज़ कौन सी हैं इसमें, तो ये है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.